अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि इस चैनल के ऊपर हमने इससे पहले नहीं किया, और ये है एक एसी की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू। अब ये एक क्विक फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू होने वाला है। उसकी रीजन सिंपल सी ये है कि ये एसी मैंने कल के दिन ही इंस्टॉल करवाया है, जिसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं आपको बता सकता कि भाई ये 6 महीने चलने के बाद इसके पाइप खराब होंगे या नहीं होंगे, या 6 महीने चलने के बाद ये ज़्यादा बिजली तो नहीं लेने लग जाएगा, या इसकी गैस लीक होगी या नहीं होगी। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि ये जो एसी है ये मेरे पास अभी रिसेंटली आया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी स्टोरी के अंदर आपको बता दूं अगर इसमें कोई मसला आता है। वैसे जनरली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी तरफ से ऐसे मसले आते नहीं हैं, तो आई होप कि ऐसा मसला ना आए। जो एसी आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये TCL कंपनी की तरफ से आता है, और ये उनकी मिरेकल सीरीज की तरफ से है। ये एक फुल DC इन्वर्टर एसी है, और इन्वर्टर एसी क्या होते हैं मैं उसको भी हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा। इसका मॉडल अगर बताऊं मैं आपको तो TAC18T3B एसी है ये, और ये 1.5 टन के अंदर मैंने लिया है। इसका दूसरा वेरिएंट भी आई गेस आता है, पाकिस्तान में अभी तक शायद लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन वैसे इसके और वेरिएंट्स भी आते हैं। अब ये जो एसी है ये TCL की तरफ से उनकी मिरेकल सीरीज़ का इन्वर्टर एसी है, और इन्वर्टर एसीज़ और नॉन इन्वर्टर एसीज़ के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको अगर मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो भाई बहुत सिंपल सा है। जो पहले एसी आया करते थे, जब आप उनको ऑन करते थे तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करते थे कि वो आपके पूरे जो मीटर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड डालते थे। उसकी रीज़न ये है कि उन एसी के अंदर लगे हुए जो कंप्रेसर होते हैं वो जितना लोड पहली बार स्टार्ट में लेते हैं वो उतना लोड ही बाद में भी लेते रहते हैं। वो हमेशा ही 100% के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और जब आपका एसी ट्रिप होता है तो वो कंप्रेसर बिल्कुल जीरो बंद हो जाता है। जबकि अगर आप DC इन्वर्टर एसीज की बात करते हैं तो इनके अंदर क्योंकि DC मोटर लगी होती है तो उसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये स्टार्ट में भी जो झटका है वो नहीं लेते क्योंकि ये स्लोली स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद जब ये अपनी जो भी टेम्परेचर आपने अपने रूम का सेट किया हुआ है उसको रीच करते हैं तो ये फ़ौरन बंद भी नहीं होते, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं और एक ख़ास लेवल पर आकर रुक जाते हैं ताकि वो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। और क्योंकि इसके अंदर ये झटके नहीं लगते और क्योंकि इसके अंदर बार बार कंप्रेसर को ऑन ऑफ नहीं होना पड़ता, तो यही वजह है कि इन्वर्टर एसीज जो हैं वो जनरली नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसीज की निस्बत कम बिजली कंज्यूम करते हैं। अब अगर हम इस एसी के ऊपर आते हैं तो इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। आपका जो स्प्लिट था, जो इंडोर यूनिट है वो अलग था, जो आउटडोर यूनिट है वो अलग था। आउटडोर यूनिट के साथ आपको 10 फीट की जो पाइपिंग है वो देखने को मिलती है। मेरे घर के अंदर क्योंकि जो आउटडोर यूनिट था वो ज़रा दूर लगना था, तो मुझे तकरीबन 25 फीट की जो पाइपिंग है वो एक्स्ट्रा लगानी पड़ी है, जिसके लिए मुझे खुद पे करना पड़ा है। बाकी जो पाइपिंग थी वो बॉक्स के अंदर ही मौजूद थी। अगर आप इंडोर यूनिट की बात करते हैं तो इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल के सेल्स आ जाते हैं, और उसके अलावा आपका वारंटी कार्ड है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस एसी के रिमोट के साथ हमें कोई भी स्टैंड देखने को नहीं मिला, और ये चीज़ मैंने काफ़ी आजकल कंपनी की तरफ से नोटिस की है कि आजकल जो स्टैंड्स हैं, जो रिमोट कंट्रोल के स्टैंड्स हैं वो नहीं निकल रहे। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है, लेकिन इंक्लूड करना चाहिए। फर्दर एक चीज़ मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप इस एसी को देखते हैं तो शायद आपको ऐसा लगे कि ये 2 टन का एसी है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो नॉर्मली 1.5 टन के एसी से थोड़ा सा ज़्यादा है। स्पेशली जो इसका इंडोर यूनिट है वो मुझे साइज़ में बहुत बड़ा लगा है। आउटडोर यूनिट की अगर आप बात करते हैं तो वो भी जनरल एसीज की निस्बत बड़ा है, लेकिन मेरे पास जो ऑफिस में एसी लगा हुआ है उसका यूनिट इससे भी आउटडोर वाला बड़ा है। तो आउटडोर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इंडोर यूनिट का जो साइज़ है वो भी बड़ा है, और इसकी जो थ्रो है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बिल्ड की अगर आप बात करते हैं तो जनरली आउटसाइड पर सारा प्लास्टिक लगाया गया है और काफ़ी क्लीन लुक प्रोवाइड की गई है, जबकि इंटरनली आपको मुकम्मल तौर पर जो कॉपर ट्यूबिंग है वो देखने को मिल जाती है। अब ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं और आप किसी भी दुकान में जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसके इंटरनल परफॉर्मेंस की, तो ये 1.5 टन का एसी जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पर पहली दफ़ा जो इसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना स्टार्ट किया कि मेरे मीटर के ऊपर कोई भी लोड नहीं पड़ा, वो जो झटका आपको पूरी बिजली का देखने को मिलता है वो नहीं मिला। और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते ऊपर गया है। मैंने रिकॉर्डिंग की थी जब तक ये 7 एम्पेयर के करीब पहुंचा था, लेकिन ये मैक्सिमम 8 एम्पेयर पे गया और उसके बाद ये वापस आने लग गया। अब इसके वापस आने के पीछे रीज़न सिंपल सी है कि ये DC इन्वर्टर है। अगर आप नॉर्मल एसी लेंगे तो उसमें जो स्पीड है, जो एम्पेयर वो कंज्यूम कर रहा होगा वो एक ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो एम्पेयर हैं वापस आ रहे थे। आधा घंटा इस्तेमाल करने के बाद मेरा ये जो रूम है इसका टेम्परेचर स्टार्ट में 31 डिग्री के करीब था, और आधा घंटा एग्जैक्टली इस्तेमाल करने के बाद इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 27 पॉइंट सम डिग्रीज के ऊपर पहुंच गया था, जिसका मतलब ये है कि इसने काफ़ी जल्दी कूलिंग की। और उस टाइम पर जब ये इस टेम्परेचर पर पहुंच गया था, इसके एम्पेयर जो कि 7 या 6 के करीब घूम रहे थे वो भी आ गए थे 3.2 एम्पेयर 3.3 एम्पेयर के ऊपर, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सके। और शायद उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर वीडियो
और लाइटिंग भी ऑन है, और मेरा जो रूम है वो भी 1.5 टन के एसी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डाल दूंगा, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। काफ़ी सिंपल सा फार्मूला है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि मैंने इस एसी को 26 डिग्री के ऊपर ऑन किया था। शायद अगर मैं इसको इससे लो टेम्परेचर्स के ऊपर ऑन करता तो ये इससे भी जल्दी कूलिंग कर देता, लेकिन मेरे हिसाब से 26 डिग्री जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है। और मैं ये रिव्यू भी ऐसे ही बना रहा हूँ जैसे आप लोगों ने अपने घरों में बनाना है, क्योंकि जब कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट अपनी लेकर आती हैं या उसकी कोई भी नंबरिंग आपको शो करती हैं तो जनरली वो सबसे अच्छा नंबर शो कर रही होती हैं। वो एक छोटा सा रूम सेलेक्ट करती हैं और उसके बाद उसमें कोई बंदा मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, एक कभी भी आइडियल एनवायरनमेंट नहीं मिलती। तो यही वजह है कि मैंने जो नंबर्स हैं वो भी देखे हैं उसी कंडीशन में जिस तरह एक नॉर्मल हाउस होल्ड में होने वाले हैं। अब ये तो वो नंबर्स थे जो कि आप किसी भी एसी में चेकआउट करेंगे, लेकिन इस एसी में क्योंकि ये एक डीसी इन्वर्टर एसी है तो ये एक इंटेलिजेंट एसी भी है। जितने भी डीसी इन्वर्टर एसीज आते हैं उनके अंदर एक बाकायदा तौर पर प्रोसेसर लगाया गया होता है जो कि आपके कंप्रेसर की स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, और यहाँ पर भी लगाया गया है। और जिस भी डिवाइस के अंदर प्रोसेसर लगा दिया जाता है उस डिवाइस के अंदर सेंसर्स भी मौजूद होते हैं, और उस डिवाइस के अंदर इंप्रूवमेंट की जो रूम है वो भी हमेशा मौजूद रहती है। इस एसी के अंदर आपको 2 सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करते हैं। इसका जो रिमोट कंट्रोल है उसके अंदर एक सेंसर लगाया गया है और 2 सेंसर लगाए गए हैं इसके आउटडोर यूनिट के अंदर, और ये पांचों सेंसर मिलकर आपके रूम का जो टेम्परेचर है उसको नोटिस करते हैं और देखते हैं कि आपका रूम जो है वो किस टेम्परेचर के ऊपर है। और क्योंकि एसी के सेंसर और रिमोट के सेंसर नॉर्मली आपस में काफ़ी डिफरेंस पे होते हैं, क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल अपने साइड पर रखा होता है और एसी ऊपर लगा होता है, तो उसकी वजह से जो रीडिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है, और यही वजह है कि ये काफ़ी अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज कर सकता है। इसके अलावा सेंसर्स के ऊपर बात हो रही है तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि जनरली आपको नॉर्मल एसीज पे नहीं मिलते, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ के फीचर्स की बात आ जाती है तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये एसी किसी वजह से किसी जगह पर अपना जो कूलेंट है, जो गैस है, वो लीक करना स्टार्ट कर देता है, तो इसके अंदर बाकायदा तौर पर इस चीज़ का सेंसर लगाया गया है जो कि आपको इसकी नोटिफिकेशन दे देगा ताकि आप इस एसी को बगैर गैस के ना चलाएं, क्योंकि जब बगैर गैस के एसी ऑन होता है तो वो कंप्रेसर पर भी लोड डालता है और ओवरऑल आपका जो एसी है वो ख़राब भी हो सकता है। तो उसके लिए इसके अंदर बाकायदा तौर पर एक सेंसर लगाया गया है। अगर आपका फिल्टर इस एसी का गंदा हो जाता है तो उसके लिए भी एक सेंसर लगाया गया है जो कि ऑटोमेटिकली ये देख सकता है कि इसका फिल्टर गंदा हो गया है और आपको एक नोटिफिकेशन दे सकता है कि भाई इसका फिल्टर जो है उसको साफ कर लें। और ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे इस एसी के बारे में काफ़ी पसंद आई थी जब मैं इसकी लेने से पहले इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी रीड कर रहा था। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मुझे अभी मेरी टीम ने इन्फॉर्म किया है कि भाई इस एसी की जो वारंटी है वो, अगर आप इसके पार्ट्स की वारंटी की बात करते हैं तो वो 1 साल के लिए है, और अगर आप कंप्रेसर की वारंटी की बात करते हैं तो वो 3 साल के लिए है। जनरली जो कंप्रेसर्स हैं वो 3 साल से ज़्यादा ही लास्ट करते हैं, जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो 1 साल के लिए आपको ये कंपनी जो है वारंटी प्रोवाइड कर रही है। और TCL की पहले मैंने LEDs का यहाँ पर रिव्यू किया है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी। लेकिन ये पहला TCL का एसी है जो कि मैंने इस तरह मतलब लगाया है नए कंडीशन में। इससे पहले एक पुराना चला रहा हूँ लेकिन वो वैसे ही इंपोर्टेड था, मतलब वो ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हुआ था पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से देखने में आएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। यहाँ पर इस एसी का एक और बहुत ही अच्छा मोड जो कि इसकी इंटेलिजेंट होने की वजह से पॉसिबल है और सिर्फ इन्वर्टर एसीज के अंदर हमने देखा है, वो है इसका जेन मोड। हो सकता है कि दूसरी कंपनी किसी और नाम से इस मोड को लेकर आए, लेकिन बेसिकली इस मोड का फ़ायदा ये है कि अगर आप इस एसी को जनरेटर या यूपीएस के ऊपर चला रहे हैं तो ये एसी एक तो अपनी पावर को कम कर सकता है ताकि जनरेटर या यूपीएस पे थोड़ा कम लोड पड़े, और उसके लिए भी 3 लेवल्स दिए गए हैं, 70% आई गेस और 30% लेवल के ऊपर ये चल सकता है। इसके अलावा जैसे ही आप इसको जेन मोड के ऊपर करेंगे तो एसी को पता लग जाएगा कि आने वाला जो करंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, और ये जो करंट है उसको उसी तरह ही ट्रीट करेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप जनरेटर के ऊपर नॉर्मली कोई भी चीज़ चलाते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। पर्सनली मैंने ना तो इसको यूपीएस के ऊपर लगाया है और ना ही मेरे घर में कोई जनरेटर है, तो आई कांट वाउच फॉर इट कि वो कितना बेहतर तरीके से काम करेगा, लेकिन जेन मोड यहाँ पर अवेलेबल है जिसको मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। फाइनली क्योंकि ये एक इन्वर्टर एसी है तो इसके अंदर हीटिंग और कूलिंग की फैसिलिटी भी दी गई है। एक चीज़ जो कि हीटिंग और कूलिंग में मुझे पसंद आई है वो ये है कि जब आप इसको कूलिंग मोड के ऊपर डालते हैं तो ये ऊपर करके आपकी सीलिंग से हवा फेंकता है, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि आपकी जो कूलिंग है वो बेसिकली आपके चेहरे पर और पूरी बॉडी पर पड़ रही होती है। लेकिन जब आप इसको हीट मोड पर करते हैं तो ये नीचे से ब्लैंकेट वाली जो हवा है वो फेंकता है। इसका फ़ायदा ये मिलता है
है कि आपके मुंह पे डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती और आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर भी ज़रा हाई हो जाता है। तो ये हीटिंग और कूलिंग दोनों में इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी के लिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसको हीट मोड पे चलाकर चेक करूं, क्योंकि पहले ही अल्लाह मियाँ की तरफ से हीट खुली रख के आ रही है। तो हीट मोड पे हमने इसको टेस्ट आउट नहीं किया, लेकिन कूलिंग मोड के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि इसने काफ़ी जल्दी परफॉर्म किया है। इसके अंदर एक टर्बो मोड भी अवेलेबल है जो कि फुल पावर के ऊपर इस एसी को चला देता है। अगेन मैंने उसको भी इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, उसकी सिंपल सी रीज़न ये थी कि जैसे ही इसको आप टर्बो मोड पे डालते हैं तो ये एक तो एम्पेयर काफ़ी बढ़ा लेता है, ये 3.सम एम्पेयर के ऊपर जा रहा था, मैंने टर्बो मोड ऑन किया तो ये सडनली 5 एम्पेयर पे चला गया। और सेकेंडली इसका शोर बहुत बढ़ जाता है। तो आई वुड रिकमेंड टर्बो मोड सिर्फ तभी ऑन किया जाए जब आपको कोई बहुत जल्दी रूम ठंडा करना है, क्योंकि उससे एक तो ये बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और दूसरा इसका जो शोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फाइनली रिव्यू को एंड करने से पहले मैं इसके जो रिमोट कंट्रोल है उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। इसका रिमोट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी स्लीक और काफ़ी पतला सा रिमोट है और इसकी मुझे किसी भी तरह से जो रेंज है वो कम नहीं लगी। इस पर कुछ बटन्स दिए गए हैं जिनमें जेन मोड और नॉर्मल मोड के बटन्स हैं, तो काफ़ी सिंपल है। और इसके अंदर बेसिकली आपको जो एरर्स हैं वो ऊपर डिस्प्ले पे भी शो हो जाते हैं और रिमोट भी शो कर देता है, तो वो भी चीज़ मुझे इसकी काफ़ी पसंद आई है। इन जनरल अभी तक मैं इस एसी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये 79,000 ऑफिशियली प्राइस टैग में आया है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट लगा हुआ है। आई थिंक 74,000 का हुआ है ये एसी। तो जो लोकल मार्केट है उसमें तो ये पहले ही डिस्काउंटेड प्राइस में था, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर भी अब तो डिस्काउंट चल रहा है। अदर देन दैट ये जो एसी है, अगर आप इसकी मुकम्मल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद हो TCL की ऑफिशियल वेबसाइट का, जहाँ से जाकर आप इस एसी को देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस एसी के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं कि आने वाले एसी रिव्यूज़ के अंदर मैं इंक्लूड करूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा भी 3-4 और ब्रांड्स के एसी लेकर आ रहा हूँ। घर में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो एसी नए लगने ही है इस दफ़ा, तो आई एम प्लानिंग कि मैं डिफरेंट ब्रांड्स हर कमरे में लगाऊं, और जो ब्रांड अच्छा होगा वो उस कमरे में रहने वाला बंदा मुझे दुआएं देगा, और जो ब्रांड बुरा होगा वो मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपके लिए भाई कुर्बानी देगा, हर कमरे में अलग ब्रांड लगेगा। तो उनके भी रिव्यूज़ जो है मैं जल्दी ले आऊँगा, तो मुझे बताइएगा अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ फिलहाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।